जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। और अपना जो सेशन है अच्छी तरीके से कवर करते वाले हम लोग आज का, जो कि हमारा चल रहा था परमाणु संरचना, जिसमें कि हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, टॉमसन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, यानी परमाणु सिद्धांत यानी कि मॉडल, ठीक है, परमाणु मॉडल। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इससे हमारा जो मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल, ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या खासियत है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बेहतर तरीके से हम लोग इसको कवर करते हुए आगे चलेंगे। फिर परमाणु क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, फिर न्यूट्रॉन प्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे जब कक्षीय चाल में से एक नाभिक होता है उसकी कैसे किनारे किनारे कक्षाएं भरी जाती हैं, वो सब हम लोग इसी वीडियो में सीख लेंगे। सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में सीख लेंगे और बेहतर तरीके से पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जोश में आकर थम्स अप कर दो, जल्दी से जोश में एक बार थम्स अप कर दो। आज का जो है सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज का सेशन जो है बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है, बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। भैया खाना पीना सब हो चुका है, आप लोग भी खाना पीना कर चुके होंगे। अब शुरुआत करते हैं, चलो खाने पीने की बात बाद में करेंगे। अब देखो भैया, जो हमारा पहला है बोर का जो परमाणु मॉडल है, आप लोगों ने पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड तक की उन्होंने क्या बताया था कि जो है नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो जो है चक्कर लगाते हैं, क्या चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाते लगाते जब उनके इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, वो जाके नाभिक में टकरा जाता है। ये कमी थी ना रदरफोर्ड की, ये कमी थी। तो बोर के नियम में क्या होगा, बोर का जो परमाणु मॉडल आएगा, इसमें देखो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। वहां पर जो रदरफोर्ड ने बताया था कि ये नाभिक है भैया, ये नाभिक है। अब कोई अगर इसका चक्कर लगाएगा तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ऐसे ऐसे चक्कर इसका लगाता रहेगा। कहने का मतलब इसका ये था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, और यहाँ पर जाकर इसमें जाके जो इसके टकरा जाएगा, नाभिक से ऐसे जाता हुआ अंदर टकरा जाएगा, ठीक है। ये कोई निश्चित चक्का नहीं था, कोई निश्चित कक्षा नहीं था। लेकिन जब बोर साहब आए, इन्होंने कहा भैया एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर कोई निश्चित कक्षा होती है। जैसे कि सौरमंडल में एक जैसे पृथ्वी होती है, उसके सूर्य होता है, चक्कर लगाते हैं ऐसे, वैसे यहाँ पर भी एक निश्चित कक्षा होती है, उस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नाभिक से नहीं टकराएगा, वो नाभिक से नहीं टकराएगा। आए पास समझ में? चलो देखो, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या फिर कहते हैं, ठीक है, विविक्त कक्षा कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विविक्त कक्षा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ये हमारा बोर साहब ने बताया, ये हमारे रदरफोर्ड साहब ने बताया। इसमें क्या भैया, ये अपने इसी में चक्कर लगाएगा, इसके अंतर्गत इसी में चक्कर लगाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी जो कक्षा है ऐसी कक्षा है, इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो एक कक्षा हो गई, दो कक्षा हो गई, ऐसे करके, ठीक है। आई बात समझ में? चलो चलो आईसीआर के ऊपर वीडियो बनाएंगे बाबू, लेकिन थोड़ा समय दे, आप लोग भी मुझे थोड़ा समय दे, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके सारी चीजें अच्छी तरीके से बता पाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी कि इनका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इनकी नष्ट नहीं होती। क्या होती है? इनकी जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि भैया ये अपनी अपनी उसमें लगाएंगे चक्कर में, ठीक है, सभी अपने अपने चक्कर में पड़े ना, सब जो है यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर में पड़ेगा, अपने ही चक्कर में बनेंगे, अपने ही कक्ष में चक्कर लगाएगा। इसके कारण इनकी जो एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है, इसके मतलब कि इनकी ऊर्जा जो है वो विकृत नहीं होगी, विकिरण नहीं होगा, वो अपनी स्थायी रख पाएंगे। थोड़ा सा आई बात समझ में? कुछ ऐसे समझ लो इसे, ठीक है। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं।
इनको हम क्या बोलते हैं, इनको कक्षाओं को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं या फिर कोशा बोलते हैं। जैसे कि ये नाभिक है, नाभिक के ऐसे एक है तो इसको हम एक कक्षा बोलेंगे, ये दूसरी कक्षा है, फिर एक तीसरी कक्षा आएगी, ऐसे करके। तो इनके नाम होते हैं, इनको हम अलग अलग ऊर्जा स्तर के नाम से भी जान सकते हैं, इनको अलग अलग ऊर्जा स्तर के नाम से भी जान सकते हैं। आप लोग 17 लोग लाइव हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 लोग ही जो है लाइक बटन दबाए हैं। क्या मतलब है कि आप लोग पूरा का पूरा फोकस करके या तो वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपका जो है कष्ट करने की वो नहीं है, कष्ट ना किया जाए सर जी आज। हाँ, ऐसा मत करो भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को। चलो आप देखो, ये कक्षाएं या कोसा KLMN या संख्या 1 2 3 से दिखाई जाती है। भैया इनको आप क्या बोल सकते हैं, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा बोल सकते हैं, KLMN बोल सकते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बोर का जो परमाणु मॉडल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ ऐसे गोला खींचना है बस, ठीक है, ऐसे ऐसे सिंपल है, ठीक है। और इनको हम एक कक्षा, इसको दूसरी कक्षा, इसको तीसरी कक्षा, ऐसे इसको अरेंज करते हैं। किताबों में देखोगे कुछ अलग ही तरीका आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर बेस्ट अगर समझ में ना आए, नोट्स ही अगर अच्छे ना हो, तो क्या मतलब है मुझे पढ़ाने का, क्या है आपका पढ़ने का, क्योंकि आप किताब से पढ़ सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ बदायूं के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बदायूं से मैक्सिमम बच्चे अगर देखा जाए तो बदायूं से कुछ ज़्यादा ही बच्चे हैं, ठीक है। बदायूं से कई सारे बच्चे जुड़ते हैं। चलो, ये कक्षाएं या कोष KLMN या संख्या 1 2 3 से दर्शाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया है, दर्शाने वाला चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे करके इसको दर्शाई जाती है। इसे बनाना चाहो डायग्राम में बना लेना, जब आप लोग नोट्स बनाना तो उसमें बना भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर कौन लगाएगा चक्कर, इसके चारों ओर कौन लगाएगा चक्कर, भैया बाबू भैया, ये सब पैसे का चक्कर है, पैसे का। लेकिन यहाँ पर चक्कर किसका लग रहा है, यहाँ पर चक्कर किसका लग रहा है, यहाँ पर जो चक्कर लग रहा है वो इलेक्ट्रॉनों का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो चक्कर लग रहा है इसका, ये इलेक्ट्रॉनों का लग रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉनों का। तो ये भैया ये एक मान सकते हैं या फिर K मान सकते हैं इसको, पहले K, इसको M मान सकते हैं, इसको L मान सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बोर का नियम। हाँ, ये चीज मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लगेंगे, वो अपने ही उसमें चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट क्या है, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्या भैया, परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, अब इसको समझना, यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ जाओगे तो आगे की चीजें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि देखो, परमाणु क्रमांक की अगर बात की जाए, इसकी परमाणु क्रमांक की, तो जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर सोडियम, सोडियम देखोगे ऐसे लिखते हैं सोडियम को प्रतीक, सोडियम का प्रतीक ऐसा होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है, भार होता है। भार कितना होता है सोडियम का, जल्दी से बताओ, सोडियम का भार कितना होता है, मैं भूल चुका हूँ, जल्दी से बताओ, मुझे नहीं आता है भैया सोडियम का भार, आप लोग बताओ कि सोडियम का भार कितना होता है, मुझे नहीं पता सोडियम का भार कितना होता है, जल्दी से बता दो भाई, किसी को पता है, जिस किसी को भी पता हो सोडियम का भार बता दो, कष्ट करके थोड़ा सा बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, प्रीतिपाल, बहुत बेहतरीन, प्रीतिपाल 23 होता है, जिन बच्चों ने 22 दिया है गलत है, 23 होता है, 23, ठीक है। तुम लोग तो यार, मैं भूल गया था, तुम लोग तो मुझे भी मतलब कि मजाक करते मेरे साथ। हाँ 22 होता सर जी, 22 लिख लो। हाँ कितना होता है, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, अब आए हैं, अब आ गए सब, आप सीधे सीधे सब चेंज करने लगे। चलो हाँ, अब चेंज करने लगे हैं लोग, चलो ठीक है, 23 होता है। हाँ देखो, सब लोग क्या करते हैं इसका लगभग, एक तो अमूमन क्या होता है कि जो हमारा क्रमांक होता है इसको डबल करते हैं, क्या, इसको डबल करते हैं, इसको हम जब डबल करते हैं ना, इसको डबल किया जाता है, ठीक है, अमूमन। जैसे कि ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन इसे लिखोगे तो ये 8
और ये इसका भार कितना होता है 16 होता है ऐसे, तो मैक्सिमम का डबल होता है, लेकिन थोड़ा सा जिनके अलग है उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है सोडियम। अब देखो जो यहां पर नीचे लिखा है, मैं तीनों चीजों एक साथ बता रहा हूं आपको। जो नीचे लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। क्रमांक बोलते क्या, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसको परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर होता है, ऊपर क्या होता है, यह है परमाणु भार। परमाणु भार आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हो भैया, भार कहाँ होता है, भार को लोग क्या कहते हैं, हमारा सिर पर बहुत भार है भैया, बहुत भार है। सुबह जो है उससे बात करनी है, सुबह उससे मिस कॉल करनी है, उसको मैसेज भेजना है, उसको बाबू बोलना है, उसको बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये सब क्या है, तुम्हारे सिर पर भार है ना भैया, भार तुम्हारे सिर पर है। तो परमाणु जो होता है उसके सिर पर भार होता है। तो ऐसे याद रखना, परमाणु भार हमारा ऊपर होता है। परमाणु क्रमांक कहाँ होता है, क्रमांक नीचे होते हैं। हाँ नीचे होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे जेड का सिंबल बनाकर कुछ ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर 23 मतलब जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो परमाणु भार। ठीक है, ये सिर्फ डमी आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर क्रमांक ऐसे करके भी, ठीक है, ऐसे करके भी दर्शाया जा सकता है जेड के रूप में। आप समझो, यहाँ पर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेशों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखो, अब परमाणु क्रमांक क्या बोल दिया भैया, इसने क्या बोल दिया, इसने कुछ गजब ही बोल दिया भैया। अब देखो ये नाभिक है, ये क्या है, ये नाभिक हमारा है। ठीक है, ये हमारा नाभिक है। अब नाभिक के अंदर क्या बोला, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित पर स्थित धनावेश, यानी कि धनावेश क्या है, पॉजिटिव, प्रोटॉन हुए पॉजिटिव। धनावेशों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। समझो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। क्यों भैया प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए क्योंकि वो क्या बोला, धनावेश के बराबर होता है। तो भैया प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर सोडियम मैं ले लूँ, अगर सोडियम ये भैया है, इसका परमाणु क्रमांक 23, परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, तो इसकी परमाणु संख्या जो है हमारी क्या 11 है। अब इतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन भी इसमें इतने होंगे, इतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसमें होंगे, इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी ध्यान रखना, इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तीनों की तीनों संख्या हमेशा बराबर होती है। कहने का मतलब है भैया परमाणु, किसी भी परमाणु में जो उसकी परमाणु संख्या होगी या फिर परमाणु क्रमांक होगा, वही उसका परमाणु प्रोटॉनों की संख्या होगी, उसमें उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये लाइन आपको नहीं भूलनी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ठीक है, इसे अब नहीं भूलना है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बोलते जाना है, जब मैं बोलूं आपको बोलना है, तो आपको बोलना है चीजें। नेक्स्ट देखो, परमाणु संख्या को अंग्रेजी अक्षर जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को अंग्रेजी अक्षर के जेड फॉर जेबरा से प्रदर्शित करते हैं भैया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं भूलना है इनको। ठीक है, हाँ जय हो, हाँ जब बोला करो ना जय हो तो ऐसे बोल दिया करो, थोड़ा सा लगता रहना चाहिए ना कि हम लोग केमिस्ट्री का हवन कर रहे हैं। किसका, केमिस्ट्री का हवन कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्वाहा भी करना है बीच बीच में। चलो, अब आपको समझ में आ गया कि भैया परमाणु संख्या को अंग्रेजी अक्षर के जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जेड से हम प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट आपको याद आ गया। और ये हमारे परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर हम युग हैं भैया, इलेक्ट्रॉन नंबर, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद हम कैसे कर सकते हैं भैया, इसको समझो पहले। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या सकते हैं, परमाणु संख्या या फिर जेड पे क्या ऐसे बोल सकते हैं हम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, इसको देखो अपने अपने तरीके हैं। एक आता है जूपी लोडो, क्या आता है, जूपी लोडो आता है। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, जेड पे। जैसे गूगल पे होता है ना, गूगल पे, तो हम भैया बना लिए अपने हिसाब से। हमें तो भैया अपना को देखना है ना। जेड पे कैसा भैया, जेड पे है, तुम जेड पे चलाते हो क्या भैया। जेड पे में सारी चीजें बराबर होती हैं, यानी जेड फॉर क्या, परमाणु क्रमांक, पी फॉर हमारा प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। तुम्हारा जेड पे क्या, जेड पे याद करो, जेड पे यानी कि हमारा जो है परमाणु क्रमांक,
प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर ही होते हैं किसी भी परमाणु में। ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या ऐसे याद रखोगे, जेड पे, कैसे, जेड पे के नाम से। चलो बहुत बेहतरीन। अब देखो नेक्स्ट आता है परमाणु भार। नेक्स्ट क्या है भैया, परमाणु भार। अब देखो परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा परमाणु भार के बारे में। तो किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या होता है, परमाणु भार होगा। भैया समझो पहले, अब भार क्या होगा, भार क्या होगा, ये कोई नाभिक है, ये भैया कोई नाभिक है, और नाभिक में आपको पता है नाभिक में तो दो ही चीज रह सकती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही जो दो हैं यही नाभिक में रह सकते हैं। अब यही जो नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है यही इनका भार होता है। यही क्या होता है, यही इनका भार होता है। ठीक है, यही क्या होता है, यही इसका भार होगा। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग हम क्या बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे। हाँ समझ में आई बात। चलो भैया थम्स अप करते रहना। आपके थम्स अप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया मुझे संकेत वही बता रहा है कि आपको समझ में आ रही बातें कि नहीं समझ में आ रही, कि मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूं। आपको जब आप मुझे प्रतिक्रिया दोगे अपनी तरफ से कि हाँ भैया ये समझ में आ रहा है, थम्स अप करके बताओगे, तभी तो मुझे पता चलेगा भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको थम्स अप जरूर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए। हाँ वेरी गुड प्रीतिपाल, इसे नंबर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर मास भी कह सकते हो, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोगों ने तो आज मजा कर दिया। हमें लगता है समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा होगा आप लोगों को। चलो आप देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या भैया, ये हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला है। ये जो मैं बताया हूं ना, ये सब फार्मूला बता रहा हूं आपको। ठीक है, एकदम ललनटा फार्मूला है। ये देखो फार्मूला बना दिया, ये आपका फार्मूला है। ये क्या है आपका, ए क्या है, ये इसे ए से प्रदर्शित, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या, ए से प्रदर्शित करते हैं एटॉमिक भार। एटॉमिक वेट जो होता है ना परमाणु भार, उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार होता है। चलो परमाणु भार एक बार फिर से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार कहोगे उतनी बार यहीं पर हम सत्यनारायण भगवान की कथा बातेंगे, परेशान ना हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार नाभिक में उपस्थित कोई एक परमाणु है भैया, ये कोई परमाणु है। ठीक है, इसमें अगर कोई भार अगर पूछेगा आपका, इसका भार कितना होगा, तो उसके अंदर आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो चीजें किसी भी नाभिक में कौन रह सकता है, किसी भी नाभिक के अंदर हमेशा प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर क्या लगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, चक्कर ही लगाएंगे। वो किसी काम का कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और चक्कर लगाने का काम करेंगे। क्या, चक्कर लगाने का काम करेंगे। आप एक पार्क में मिलने गए हैं, समझो बात को, आप किसी पार्क में मिलने गए हो, चलो रहने दो, नहीं समझाएंगे, ये नहीं समझाएंगे तुमको। चलो अब देखो, ये ऐसे समझो पहले, ये क्या है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। क्या है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, वो नाभिक में रहते हैं। जब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब उसे हम बोलेंगे परमाणु भार। वो उसका क्या होगा, परमाणु भार होगा। ठीक है, आई बात समझ में, बताओ ऐसे समझ में आई बात। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर चक्कर लगाएंगे, इनका कोई काम ही नहीं सिर्फ चक्कर लगाने का है। ठीक है, इनका काम क्या है, बस चक्कर लगाने का काम है इनका। ठीक है, आई बात समझ में, बताओ। इसे द्रव्यमान क्रमांक भी कहते हैं, इसे द्रव्यमान क्रमांक भी कहते हैं। चलो ठीक है, चलो वैभव मिश्रा जी, कहाँ थे वैभव मिश्रा जी, आ गए आप। चलो बहुत बेहतरीन। अब देखो नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना क्या होगी, सिंपल है, अभी मैंने आपको बता दिया कि नाभिक के अंदर केवल दो कण रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज रहते हैं। एक तो भैया क्या रहेगा,
एक तो भैया हमारा रहेगा, एक हमारा रहेगा न्यूट्रॉन, एक रहेगा प्रोटॉन। यही दो चीजें जो है नाभिक के अंदर सरवाइव कर सकती हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर कौन सर्वाइव कर सकता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रहेंगे नाभिक के अंदर। चलो अब देखो यहां पर दिया गया है, यहां पर और अच्छी तरीके से, चलो यहां पर देखो, यहां पर देखो। ठीक है, कोई बात नहीं वैभव जी, आप देख लिए पुरानी वीडियो। चलो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको, यहां पर एक फार्मूला बताया था आपको, ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ऐसे बताया था ना आपको, ऐसे ही बताया था ना, ऐसे बताया था ना। ये न्यूट्रॉनों जो हमारा परमाणु भार होता है ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणु भार, परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अब अगर आपसे कोई न्यूट्रॉन पूछ ले, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का फार्मूला नहीं बता पाओगे, बना लोगे। कैसे बनाओगे? अब भैया ये हमारा न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो प्रोटॉन को हम इस तरफ भेजेंगे, किस तरफ? इस तरफ भेजेंगे। तो भैया जब प्लस से इधर कोई आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर के। बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखो न्यूट्रॉन बराबर हम कह सकते हैं कि ये बराबर ये प्रोटॉन माइनस में, ऐसे कह सकते हैं। न्यूट्रॉन का फार्मूला बन गया ये अपना, ये कैसा? न्यूट्रॉन का फार्मूला बन गया। तो वही यहाँ पर फार्मूला बना के लिखा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, अब ये परमाणु संख्या क्यों लिख गई है? अब कोई बता सकता है कि यहाँ पर हमने प्रोटॉनों की संख्या की जगह पर परमाणु संख्या क्यों लिखी है? कोई दिक्कत परेशानी है इससे? कि अब आप लोगों को कहना चाहिए ना सर कि आपने तो ये बताया था कि परमाणु भार जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस होता है। तो अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होना चाहिए? परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा है? ये बताओ जल्दी से, आपस में बात मत करो, जल्दी से ये बता दो ऐसा क्यों है कि यहां पर परमाणु संख्या लिखी है, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या। इससे कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी है? इससे कोई समस्या परेशानी आपको है? बताओ कि आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों है? बोलो जल्दी से। ऐसा यहां पर हाँ, इसको इसकी जगह पर इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि आपको पता है जो परमाणु संख्या होती है, जो एटॉमिक जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर किसके होता है? प्रोटॉन के होता है। ठीक है, प्रोटॉन बराबर किसके होते हैं? प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, तो हम ये सब तीनों बराबर ही आपस में हैं, सब एक ही बराबर हैं। तो हम चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख दें, परमाणु क्रमांक जो परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दें, तब भी हमारा आंसर सही आएगा क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्रोटॉनों की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया? परमाणु संख्या लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? जेड क्या है? जेड हमारा परमाणु क्रमांक ही तो है, ये बराबर होते हैं आपस में इसलिए। ठीक है, चलो ये देख लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में है, सारी चीजें आपको दी गई यहाँ पर। अब देखो, अब आता भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि जो हमने अभी तक आपको बताया नाभिक नाभिक नाभिक, क्या बताया आपको? नाभिक के बारे में कि भैया एक नाभिक होता है। अब नाभिक के अंदर सारी चीजें हैं। अब नाभिक के अंदर चीजें तो आपको पता चल गई कि न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, यही दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर। अब इसके बाहर जो चच्चा साहब हैं जो चौकीदारी कर रहे हैं, इसके बाहर चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, अब इनका क्या महत्व है? इनको कैसे व्यवस्थित करना है? अब इनको कैसे में लगाना है, किस सीक्वेंस में लगाना है? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर आती है बोहर-बरी योजना। क्या आती है? बोहर-बरी। योगेश जी एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। ठीक है, मैं लास्ट में कर दूंगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बोहर-बरी योजना परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने की क्रमिक व्यवस्था वैज्ञानिक बोहर-बरी ने दिया था, इसीलिए इसे बोहर-बरी योजना कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कि भैया जो ये इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा होती है ना 1 2 3 या फिर KLMN या फिर KLMN, तो ये जो ये संख्या है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने अधिकतम आ सकते हैं, कितने न्यूनतम आ सकते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये पूरी जो नियम है वो किसने बताया था? वो बोहर-बरी योजना में हमें पता चलते हैं। ठीक है, ये हमें इस योजना के अंतर्गत पता चलते हैं, तो इसे हम समझते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखो पहला नियम क्या कहता है? इसका पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है किसी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षा n, क्या बोला है? किसी कक्षा n, यानी कि ये एक मान लेता हूं, ये 2 मान लेता हूं, ये 3 कक्षाएं होंगी। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की
संख्या अधिकतम 2n होगी, अधिकतम 2n, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि भैया 2n, यानी कि अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में हम अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा की अगर बात करें तो 2 प्लस तीसरी कक्षा के लिए 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा तीसरी कक्षा के लिए। तो तीसरी कक्षा में 18 अधिकतम हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होंगे। कहने का मतलब इसका यही निकलता है कि भैया कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे ज्यादा नहीं हो सकते। n बराबर क्या होता है, कक्षा, n बराबर क्या है, कक्षा नंबर, क्या है, 1 कक्षा, 2 कक्षा या तीसरी कोष, ठीक है। तो हम n की जगह पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। उससे हम निकाल लेंगे कि इसमें अधिकतम कितने जो है इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं। समझ में आई बात। देखो एक एक पॉइंट आपको समझते हुए यहां चलना है, थोड़ा सा यहां पर सीरियस होना है आपको। बाबू अवनीश जी, बुक में ये सारी चीजें हैं, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तभी बुक में मिलेंगी, ठीक है। मैं कोई चीज बाहर से नहीं बता रहा हूं, आपके पूरा का पूरा आगे जो कंटेंट है बुक से ही बना रहा हूं, ठीक है। हाँ ये चीज जरूर है कि आपको बुक के अलावा जो है मतलब कि इसका लैंग्वेज जो है, जैसे यहाँ पर लिखने का जो तरीका है, थोड़ा सा मैं अलग अलग जगह से छाट छाट के बेहतर तरीके से बनाया हूँ कोई, ठीक है। आपका जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, वहाँ उन लोगों से भी मैंने वहाँ से भी मैंने इसको कंटेंट को तैयार किया है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब ताकि आपको समझ में आए, आप लिख पाओ, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना यही मेरा काम था। वैसे अगर पढ़ना होगा आपको तो बुक से आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बुक ही से पढ़ना होता तो आप हमारे पास क्यों आते हैं, आई बात समझ में। यहाँ पर आप इसलिए आए ताकि आपको समझ में आ जाए और हमें अच्छा कंटेंट मिल जाए ताकि हम याद कर सके और समझ में आए। और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कि ये कक्षाओं में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। कितने होते हैं, तो 2, 8, 18, इस प्रकार से। ये कैसे आया है, ये कैसे आए हैं, ये बता कौन रहा है, ये हमारा ये नियम बता रहा है। जो ये आए हैं ना ऐसे, ये कैसे आए हैं, ये नियम कह रहा है। इस नियम क्या कह रहा है कि पहली कक्षा में 2 से अधिक नहीं हो सकते। तो पहली कक्षा यानी कि 2, और कक्षा कौन सी, पहली है, कक्षा कौन सी, पहली है, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना है हमारा 2 ही तो आएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी कक्षा होगी तो यहाँ पर दूसरी कक्षा लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो आया ना ये। तो ये कैसे निकल रहा है, ये नियम बता रहा है, ये वाला जो है नियम बताता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, चलो अब देखो, अंतिम कक्षा में 8 और अंतिम से दूसरी कक्षा में 18 से अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अंतिम कक्षा में जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें अंतिम कक्षा में 8 और अंतिम से दूसरी कक्षा में 18 से अधिक नहीं होंगे। कहने का मतलब कि अंतिम कोई है उसमें 8 और उससे जो पहला दूसरी उसमें 18 से अधिक कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। ये नियम बता रहा है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा एक बार अगर रीड करोगे समझ में आएगा, बहुत आसान है, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो जो तीसरा नियम कहता है ये थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से समझना है। हाँ भैया, भारत भारती में मिलेगा आपको, भारत भारती में मिलेगा आपको। और भारत भारती जो प्रकाशन ना, ये एग्रीकल्चर के लिए रामबाण है। ये जो ज्ञान प्यान आए हैं ना, ये सब तिरुपति, ये सब चीजें ना, ब्राइट फ्यूचर, ये सब पुराने हैं, नए हैं अब, ठीक है। भारत भारती सबसे पुराना ब्रांड है, ठीक है। उसको चक्कर में मत पड़ना, भारत भारती सफिशिएंट है, उसी से क्वेश्चन आपके यूपी कैडर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इतना उसका दबदबा है, ठीक है। चलो आपका सारा मैं आपको बार बार कैसे दिखाऊं, क्वेश्चन पेपर सब कुछ रखा है मेरे पास, को देख देख के आपका नोट्स बनता है, ऐसे नहीं बनाता हूं मैं। देखो बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक और बाह्यतम कक्षा के ठीक पहले वाले कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक कि बाह्यतम कक्षा से तीसरी कक्षा में 2n स्क्वायर के अनुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण ना हो जाए। कहने मतलब समझो इसका, यहाँ पर जो लिखा है उसको मत छोड़ो, इस यहाँ देखो ये कक्षाएं बनाई गई हैं, क्या ये कक्षाएं, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5, 6 माना गया। इसका कहने का मतलब है कि भैया जो हमारा लास्ट वाली यानी कि जो हमारा बाह्यतम कक्षा है उसमें 2 से अधिक बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक तभी होंगे
कब? जब ठीक पहले वाली कक्षा में, जब ठीक वाली पहले वाली जो कक्षा है इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, कितने? 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि बाह्यतम कक्षा से तीसरी कक्षा में 2n कैंसिल। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से आप लोग। ये भैया अंतिम कक्षा है, अगर अंतिम कक्षा में 2 से अधिक आपको करने हैं, अगर अंतिम कक्षा में आपको 2 से अधिक लिखने हैं तो उससे ठीक पहले आपको 8 से अधिक तभी कर पाओगे जब, उससे पहले 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर पाओगे जब अंतिम से तीसरी कक्षा, अंतिम से यानी अंतिम ये है, इससे तीसरी कक्षा में 2 की पावर 2n² जो रूल है हमारा अधिकतम कक्षा वाला, अगर इससे ये पूर्ण है, ये अगर पूर्ण है यहां पर, तभी हम यहां पर 8 से ज्यादा और यहां पर 2 से अधिक लिख पाएंगे। समझ में आई बात? आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से बता रहा हूं, कहने का मतलब यहां पर है जो हमारी बाह्यतम कक्षा है इसमें अगर हमें 2 से अधिक लाने हैं, बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक करने होंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अंतिम से तीसरी कक्षा में 2n² जो हमारा रूल है इस रूल के तरफ से पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अगर ये पूर्ण नहीं है, अगर ये पूर्ण यहां पर नहीं होंगे, ठीक है, अगर यहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इस रूल के हिसाब से, मान लो ये कक्षा को 1 2 3 4, ये चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा का मतलब क्या हुआ? चौथी कक्षा का मतलब हुआ हमारा इस रूल के हिसाब से क्या हुआ? चौथी कक्षा का देख लो, यहां पर चौथी कक्षा है तो 2n² वाला, ठीक है, चौथी कक्षा है तो 2 × 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 16, 16 बराबर कितना हो गया? 16 32, तो 32, यानी कि यहां पर जब 32 होंगे, यहां पर जब 32 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम यहां पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। जब यहां पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर देंगे तब जाके हम यहां पर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। अगर यहां पर 32 पूरे नहीं होंगे तो यहां पर हम 8 से अधिक नहीं भर पाएंगे और यहां पर हम 2 से अधिक नहीं भर पाएंगे। समझ में आई बात? ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने वाली बात है ये, तो इसे आपको समझना है, ठीक है। एक बार आप लोग बताएं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसे एक बार समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे आपको कराऊंगा, ठीक है, आगे आपको एग्जांपल कराऊंगा, इसके एग्जांपल मैं कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। आगे मैं इसके एग्जांपल, इसका देखो ये मैं यहां बना दे रहा हूं, ये मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, मान लो इसका कहने का मतलब है भैया, इसका कहने का मतलब ये है कि ये कक्षाएं, अब भैया ये कक्षा क्या है? एक, ये कक्षा हमारी 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 3 कक्षाएं। ये का मैंने और बना ली इसमें, ये क्या है? ये चौथी कक्षा हो गई, चौथी कक्षा हो गई, हुई कि चौथी कक्षा की नहीं होगी, 4 कक्षा हो गई। अब उसी को मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिखा है ताकि समझा पाऊँ आपको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से। तो ये कक्षाएं हमारी 4 हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर लास्ट में हमें 2 से अधिक करना है और लास्ट वाली से जस्ट पहले वाली में 8 से अधिक करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा? अंतिम से तीसरी कक्षा में जो हमारा जो रूल ये कहता है उस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अगर ये रूल यहाँ पर लागू नहीं हो रहा होगा, इस रूल से कम होंगे इलेक्ट्रॉन या फिर ज्यादा होंगे, तब जाके इसमें हम 8 से अधिक नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर 2 से अधिक नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और रिकॉल करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे उदाहरण की, जब उदाहरण देखोगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर भैया बहुत कुछ लिखा है, यहां समझो। यहां पर क्या है? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है अभी? चलो रुकने, वीडियो जो है थोड़ा सा रुक गया था इंटरनेट के इश्यू से। एक्चुअली क्या होता है ना, जब फ़ोन जब हीट हो जाता है उसी कारण से जो फंक्शन होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, कैमरा वगैरह जो है बंद हो जाता है अपने आप, ठीक है, ज़्यादा हीट होने पर। अब मैंने फ़ैन चला दिया है, थोड़ा सा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, थोड़ा हल्का सा अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो आपका काम भी होता रहेगा, मेरा भी काम होता रहेगा, ठीक है। बस
हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगा कर रहे ना बीच बीच में जब वीडियो रुके गए, ठीक है, तो अगर मैं मत बोला करूँ तो आप लोग इतना समझ आइएगा कोई ना कोई समस्या में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, ठीक है, क्लास में कोई व्यवधान आया है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। अब सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन अब आपका जो है सब कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ, आ गई बात समझ में? चलो ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सी, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैं सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लो या फिर पोटेशियम ले लूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिया, सोडियम। क्या सोडियम? सोडियम क्या है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए बहुत वो रहता है, ठीक है, समझाने के लिए एक तो सोडियम और एक तुम्हारा जो है अगर कोई साल्ट कोई समझाता है तो NaCl, ये बहुत कॉमन होते हैं समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को समझ में बहुत जल्दी आते हैं, ये जो है ना बहुत जल्दी समझ में आते हैं। अब देखो, अगर आपका को पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है 11, और इसका परमाणु भार कितना 13। अगर अब आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे भैया ये बता दो मुझे जरा से मुझे ये बता दो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे व्यवस्थित होंगे, बताओ जल्दी से। तो आप क्या बताओगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे, ये आपको बताना है। चलो आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ जल्दी से, इसका इसमें बताओ जल्दी से क्या होता है। हाँ, तो भैया क्या होगा, पहले तो नाभिक आएगा, क्या नाभिक, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसके बाद पहली कक्षा एक दूसरी कक्षा मान लेते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही है भैया अधिकतम कितने आ सकते हैं, आपको पता है पहली कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं भैया, अधिकतम तो हमारे कितने हो सकते हैं 8 ही हो सकते हैं, और तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं 18, यही था, अधिकतम कितने 18 हो सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा यहाँ समझ लो, पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। ये देखो क्या बोला है, ये क्या नियम कह रहा है, 2n² रूल क्या कहता है, अगर पहली कक्षा है 2 1 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा यहाँ लिखी गई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरी कक्षा है, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो क्या है हमारी ये आ जाएगा, ठीक है। चौथी कक्षा होगी तो इस प्रकार से आएगा। ये हमारी कक्षा का रूल है, ये हमारा कक्षा का रूल है भैया, क्या है, रूल है मालिक, रूल क्या है, रूल है, ठीक है, अधिकतम का, यानी कि इससे अधिक नहीं होंगे, कम चलेंगे लेकिन अधिक नहीं चलेंगे, कम तो चलेंगे लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पता है कि पहली में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो मैंने 2 कर दिए, मैंने क्या कर दिए 2 कर दिए। अब तुमको ये बताओ मुझे, तुमको पता कैसे चला ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये बताओ जरा। आप लोग थोड़ा सा ये बताएं, आपको कैसे पता चल गया कि इसमें, मैंने आपको क्या लिख के दिया है, मैंने आप लिख के आपको क्या दिया, ये दिया है, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक लिख के दिया है और परमाणु भार। अब बताओ तुमको कैसे पता चला, तुमको ये कैसे पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी से। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझाना मेरा सार्थक हो गया। जल्दी से, इसमें आपको कैसे पता चला इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैंने आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बताया है, तो तुमको कैसे पता चला कि इसमें परमाणु जो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया इसका, बहुत बेहतरीन दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन उतना भी आपका सही नहीं है, उतना भी बहुत बढ़िया, श्रेयांश साहू ने बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया है, ठीक है। बताओ, हाँ आपको ये बताना चाहिए, हाँ अब बच्चे पवन ने भी अच्छा आंसर दिया है, जो मुझे चाहिए था वही आंसर दिया है पवन ने और श्रेयांश साहू ने, बाकी का भी उतना सफिशिएंट आंसर नहीं है। हाँ ऐसे कहोगे भैया जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर किसके होता है, प्रोटॉनों के प्लस किसके, इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों के।
और प्रोटॉनों के भी बराबर होता है। तो हमें भैया कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, क्योंकि हमें ये पता ना परमाणु क्रमांक, इससे मैंने पता कर लिया। तो ये आपको बताना था, ठीक है। चलो अब देखो, तो मैं क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं। तो भैया पहले में 2 आएंगे, इससे ज़्यादा आ नहीं सकते। फिर दूसरे में जाएंगे 8 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब कितने बच गए हमारे पास, 1 बच गया। तो 1 कहाँ जाएगा, यानी एक हमारी तीसरी कक्षा बनेगी। तीसरी कक्षा बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो भैया बनेगी, क्या बनेगी, कैसे बनेगी, ये देखो इसमें 1 आएगा, 1 इसमें आएगा, ए आएगा, तो 2881 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या आएगा, 2811, ठीक है। 2811 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया है आपके सम्मुख, ये आपके सम्मुख आ गया है, ठीक है। आई बात समझ में, चलो बहुत बेहतरीन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से। हाँ समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक दे रहा हूँ, इसका पोटेशियम का निकालो, इसका पोटेशियम का, पोटेशियम का आप लोग निकाल के बताओ, पोटेशियम का निकाल के बताओ क्या होगा, पोटेशियम का निकाल के बताओ, पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताओ। ये सब चीज़ें करके सीखने वाली हैं, लर्निंग बाय डूइंग। बाबा रामदेव क्या कहते हैं, करने से होगा। क्या करने से होगा भैया, भैया होगा जो होगा, लेकिन करने से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। करोगे तभी होगा भैया, करने से होगा क्या, योगा। चलो ये तो राइमिंग बन गई, करो जल्दी से, जल्दी से इसका निकालो, इसका पोटेशियम का निकाल के दिखाओ, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाओ जल्दी से, ठीक है। चलो जल्दी से निकाल के दिखाओ, जल्दी से पोटेशियम का निकाल के बताओ। पोटेशियम का मैं लिख देता हूँ 19, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, 2881 2881 2881 2881। चलो अब देखो इसको ऐसे, एक, दो, तीन, कैसे होगा, पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो, अब ये कि कक्षा क्या बोला था, यहाँ पर क्या बोला था भैया, अधिकतम कितने हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 18 से अधिकतम नहीं हो सकते हैं। तो हम कम तो कर ही सकते हैं, तो कम हम यहाँ पर 8 कर सकते हैं। 18 के कैसे कर सकते हैं, 18 आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा, देखो ये कितना हुआ यहाँ पर, ये कितने हो गए यहाँ पर आया, देखो 2 और 8 10 हो गए, 10 हो गए, बचे कितने, 9। अब 9 तो हम कर नहीं सकते भैया, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, जो हमारा सीक्वेंस है 2 8 18, ठीक है। तीसरी कक्षा में या तो 18 से अधिक आएंगे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक कक्षा 8 की बन जाएगी, क्योंकि ये 8 की फिल हो सकती है कंप्लीट, ठीक है। और एक कक्षा और बन जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, जो हमारा 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब यही 1 जो होता है ना, ये जो 1 है ना, 1 ये अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितने से चाहिए, इसे अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 7 चाहिए भैया, तभी तो पूरा करेगा। मिनिमम तो 7 चाहिए ना उसे पूर्ण करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या करेगा भैया, ये दान में दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे व्यक्ति को दे देगा जिसको जरूरत होगी, और अपने ऊपर क्या ले लेगा, प्लस का चार्ज ले लेगा, क्या, प्लस का साइन आ जाएगा। इसीलिए देखते हो कि ना पोटेशियम पर कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है, +1 होता है, क्या +1 होता है, कैसे आया, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, ठीक है, इसीलिए वो प्लस में हो जाता है। हाँ आर्या जी, आज थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि ये एक साथ ही सीखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए, ठीक है। अब देखो ये आगे के आपको यहाँ पर देखना है एक चीज़ है कि यहाँ पर इसे क्रोमियम है, इसमें अपवाद होता है, क्रोमियम जो होता है ये अपवाद होता है, इसमें क्या होता है कि ना 2 8 13 1 ऐसे सीक्वेंस बनता है, ये अपवाद होता है, क्या अपवाद। तो केमिस्ट्री में अपवाद जो होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, अपवाद आपको हाँ त्याग दे देता है या फिर दान दे देता है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ये अपवाद होते हैं, अपवाद भी याद रखना आपको, ये अपवाद भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इन अपवादों को भी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और बाकी ये जो है ये आपको मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ठीक है। देखिए और कितना है, छोटा सा
ठीक है, चलो इसको न्यूमेरिकल कर कराऊंगा। ठीक है, कल जो है आपके न्यूमेरिकल करा दूंगा, प्लस आपका जो है समस्थानिक संभारिक कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस समस्थानिक संभारिक हो जाएगा कल। आई बात समझे? हाँ, अपवाद है, क्रोमियम अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर 13 आ जाता है, इसमें जो है तीसरी उसमें लेयर में 13 आता है। ठीक है, तो क्रोमियम इसका अपवाद है। आई बात समझे? आज का लेक्चर थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आया हो, प्लीज़ एक बार दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। वो बहुत सारी चीज़ों में आपसे ऐसे पूछेगा, आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। अब ऐसी सिचुएशन में पूछेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कितने बताओगे भैया? इस अवस्था में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ जल्दी से। ग्यारह बता रहे हैं बच्चे। 11, बहुत बढ़िया। श्रेयांश साहू ने अच्छा आंसर दिया है, 11 सॉरी 10 दिया है। श्रेयांश साहू ने दिया है 10। क्यों दिया है? क्योंकि उनको पता है कि भैया इसके ऊपर चार्ज लग गया, किसका? प्लस का। और प्लस का चार्ज लगने का मतलब क्या है? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे चुका है। एक इलेक्ट्रॉन किसी को जब दान में देता है तो अपने ऊपर प्लस चार्ज लेता है, जब किसी से लेता है तो ऋण चार्ज आ जाता है। तो इसने क्या किया? एक जो है दान में दे दिया। अगर आपसे किसी कहीं पर आपको दिख जाए पोटेशियम +1, यानी कि इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसका कम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दान में दे चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अगर ऐसे होता तो हमारा क्या होता? तो 11 इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबा आज का सेशन हुआ है, लेकिन मज़ा आ गया होगा सेशन में। पूरा का पूरा आपका वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिला होगा। वैल्यूएबल यानी कि इसमें कोई फर्जी का बकैती नहीं हुई है, बिल्कुल आपका काम हुआ है, आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिला है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों मित्रों तक जोड़ते रहें। बस बहुत जल्दी ही कुछ अच्छा करने वाले हैं और भी आप लोगों के लिए। बस आपका सपोर्ट प्यार बच्चे आते रहेंगे तो आप लोगों के लिए लगातार बहुत कुछ बनता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ अंकित जी, हाँ अंकित खुराना, क्या वो कह रहे भैया? सुनो, अपवाद तो 29 भी है। अपवाद तो 29 भी है। क्या 29 अपवाद है भैया? क्या 29 अपवाद? यहाँ पे तो कहीं 29 लिखा नहीं मैंने। हाँ 20 है। चलो ठीक है, आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए, ओके बाय, थैंक यू।